चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो हम लोग इसके बाद जो है वो हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है हीट ओ, ट्रांसफर। उसके सारे रिजल्ट्स जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हाँ। वो सारे के सारे यूज होंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग और भी आसानी से हर एक चीज़ कर सकते हैं। हीट ट्रांसफर जो है बहुत जगह पे वो 11th में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन बेटर होगा कि अगर उसको 12th में पढ़े और वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद, तो हमारे लिए वो चैप्टर ही पूरा का पूरा आसान हो जाता है। ठीक है, ओके। चलो अब चैप्टर के बारे में बात करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी लगभग 3-4 लेक्चर्स जाएगा रिपीटर के लिए, और इसमें क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। एक क्वेश्चन तो मान करके चलो कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसका वेटेज अच्छा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को तुम अच्छे तरीके से करके जाओ, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इसका तो वेटेज मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन तुम्हारा आएगा और उसमें से तुम्हें मतलब कि ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट से पार्ट से भी आ सकता है, और साथ ही साथ हम्म। तुम्हारा जो लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं उससे भी आ सकता है। KCL KVL आरसी। वगैरह जो लगाते हैं, है ना, उससे भी आ सकता है। तो एक एक करके चलो देखते हैं, फिर पता चल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलो। यस सर। नहीं, कुछ नहीं सर, वो गलती से मैं अच्छा, आरसी सर्किट पूछ रहा सर, वो कैपेसिटर में आता है ना कैपेसिटर में आता है वो शायद। RC सर्किट। ठीक है, चलो करंट के बारे में हम लोग को क्या पता है। करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं, और टू बी वेरी प्रिसाइज क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रॉन। बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो करंट को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इतना बेसिक चीज तो नहीं बताना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसको हम लोग लिखेंगे आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू dq बाय dt। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट। और अगर मुझे एवरेज करंट निकालना हो तो आई एवरेज कैसे निकलेगा। आई एवरेज विल बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एल क्यू बाई डेल्टा डेल्टा। टी। ये आ जाएगा तुम्हारा आई एवरेज का फॉर्मूला। देखो अगर तुम्हारे पास चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तब हम लोग एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। आई एवरेज विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। किसी भी फंक्शन का एवरेज हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं, ये तुम्हें अच्छा, पता होना ये कौन चाहिए। सा फॉर्मूला है सर? अरे एक यार, सेकंड सर, ये ये तो फर्स्ट टाइम बचपन देख से रहा पढ़ रहे हैं हम लोग। हूँ सर, हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना। हाँ, तो हम एक लोग में सेकंड। हम एक लोग सेकंड आते हैं। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, 1 सेकंड की जरूरत नहीं है। सर रुको ना। एक। हाँ सर। मान लो Q इज इक्वल टू दे रखा है तुम्हें 2t² + 2। ये चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है किसी भी वायर में। तो ओके। बोला गया है फाइंड द इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज करंट। फाइंड आई इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड आई एवरेज। और एवरेज हमेशा किसी भी इंटरवल के लिए होता है, तो t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए आई एवरेज निकालना है। सॉल्व करके बताओ। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस क्या होगा। तो आई इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा, dq/dt। और dq/dt के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है सिंपल सा। तो ये हो जाएगा 4t प्लस ऑफ 0, और टाइम 2 सेकेंड पे कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। अब एवरेज की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू मतलब टाइम 2 सेकेंड पे चार्ज माइनस ऑफ टाइम 0 सेकेंड पे चार्ज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। 0 सेकेंड पे पहले 2 सेकेंड पे देख लेते हैं चार्ज कितना हो जाएगा। 4 सर और 10 हो जाएगा। 8 प्लस ऑफ 2 10 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड टू। बाय 2। टू। कितना आ गया ये 5। सॉरी 4। 4 एम्पियर। ये हमारा सिंपल सा आंसर। अब मान लो कि क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होगा कि जो करंट है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो कुछ इस तरीके से गिवन है। आई इज इक्वल टू
आई नॉट टी, इस तरीके से दिया गया। तो बोला गया ओके। फाइंड आई एवरेज और t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। निकालो, सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देख के करते हैं मेंटली। हाँ, एक मेंटली कर लो तुम। सेकंड। आया मेंटली? हाँ सर, आ गया मेंटली। आई नॉट। आई नॉट आ रहा आई आंसर? नॉट। हाँ यस तो सर। देखो, किसी भी फंक्शन का एवरेज हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन आई डी टी। वैल्यूज को सॉरी आई डी टी सिर्फ होगा, ऊपर नीचे डी टी होगा। आई का वैल्यू पुट कर लो, आई नॉट डी टी डिवाइड बाय, ये टी है यहाँ पे, और इंटीग्रेशन डी टी। 0 से 2 तक इंटीग्रेशन जाएगा इसका। आई नॉट यस कांस्टेंट सर। है, बाहर निकाल लो, टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और लिमिट 0 से लेकर के 2 तक जाएगा, और ये आएगा नीचे 2। तो आई नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, और टी स्क्वायर गिवन है, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। आंसर आ जाएगा आई नॉट। ठीक है, यस सर। चलो आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं करंट डेंसिटी क्या होता है। जी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है? देखो, करंट का जो डेंसिटी होगा उसी को हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। एक बेसिक सा चीज है। मान लो कि कोई भी एक कंडक्टर है जो कि इस तरीके से है ना, तो इस जगह पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A1 है, और इस जगह पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A2 है। करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, है ना, आगे की डायरेक्शन में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं। तो करंट डेंसिटी किसी भी जगह पे हम लोग उसको J से डिफाइन करते हैं, जे बोलते हैं। तो जे क्या लिखा जाएगा, डेट जे इज इक्वल्स टू आई बाय ए। J is equals to I by A, where I is the current at any location. ठीक है, और दूसरा इसमें जो A है that is the क्रॉस सेक्शन एरिया। या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, डेट J इज इक्वल्स टू डी आई बाय टी ए, या फिर डी एस, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँ यहाँ पे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया डी एस है, तो इससे छोटा सा करंट पास करेगा डी आई। तो यहाँ से इन दोनों का डिवीजन क्या होगा, करंट डेंसिटी को डिनोट करेगा। चलो अब इसको दूसरे फॉर्म में देख लेते हैं। दूसरे फॉर्म में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जे डी एस हो जाएगा इज इक्वल्स टू डी आई हो जाएगा, और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस। अब समझना, यहाँ पे S जो है वो एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और J जो है करंट डेंसिटी वो भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मुझे डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। सर ये समझता नहीं है, कैसे वेक्टर क्वांटिटी होता है जे? करंट डेंसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। नहीं होता। ठीक है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन भी है तभी। हाँ, लेकिन कैसा है मतलब? नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी बट J इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सप्लेन। हाँ बोलो। नहीं सर, वो समझता नहीं है, मतलब उसको वेक्टर ऐसा देखो, क्या डायरेक्शन दिखता है? जैसे कि हम लोग फ्लक्स लिखते हैं, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, याद है ना? यस सर। तो फ्लक्स में ये दोनों वेक्टर होता है, और एंगल्स की जरूरत पड़ती है। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर एरिया वेक्टर ऐसा हो जाए तो मुझे एंगल को इंक्लूड करना होता है। सेम वे में यहाँ पे जब हम लोग करंट डेंसिटी लेते हैं तो हम लोग एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर रखते हैं, एरिया को परपेंडिकुलर रखते हैं प्लेन में। अगर वेक्टर देख रहे हैं एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर हमेशा जे के डायरेक्शन में होना चाहिए।
ये इस तरीके से। एरिया वेक्टर, अच्छा मतलब इरेगुलरिटीज ऑफ कंडक्टर रहता है, हाँ क्रॉस सेक्शन चेंज हो सकता है। बराबर, क्रॉस सेक्शन हमें परपेंडिकुलर हमेशा देखना होता है, तो इस जगह से हमें ये फ्लक्स मिला। तो अब इसी को कंपेयर अगर मैं इससे करूंगा तो करंट को मैं फ्लक्स से इंटरचेंज कर सकता हूँ। वो तो फ्लो ऑफ चार्जेस था, उधर फ्लो ऑफ फील्ड। हाँ, अच्छा समझ तो आया। इधर से हम लोग अगर एक दूसरे को कंपेयर करेंगे तो जो फ्लक्स है उसको करंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को करंट डेंसिटी बोल सकते हैं, और एरिया तो हम्म। एरिया ही है। तो इसीलिए करंट डेंसिटी को हम लोग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। करंट डेंसिटी को क्या डिफाइन करते हैं कि इट इज द करंट पर काइंड ऑफ फ्लक्स, हम्म। है ना। तो मतलब एक एक लाइन जैसा उधर हाँ, था, इसको वही अगर चीज है। सिंपल सा डिफाइन करें तो ऐसे बोलेंगे, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ना। एरिया है ना, वॉल्यूम किधर दिख रहा है तुमको। ओके, क्रॉस सेक्शन के लिए ठीक लेकिन एरिया क्या होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया का प्लेन होना चाहिए। है। मतलब एरिया वेक्टर पैरेलल टू द, हाँ ठीक है, वही चीज। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और दूसरे वे में हम लोग इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट इज द फ्लक्स फ्लक्स ऑफ ऑफ करंट। करंट डेंसिटी। ओके हाँ, यस सर, एक एनोलॉजी लिख लेते हैं तो काम आएगा। करंट डेंसिटी, ठीक है, ये चीज हम लोग इससे समझ सकते हैं। तो बेसिकली करंट डेंसिटी का जो फ्लक्स होगा वही मुझे करंट देगा, और कुछ नहीं। बराबर। यस सर। अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं वो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। जीरो होता है। चाहे तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ना पुट कर लो, फिर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनसाइड में जीरो हो जाएगा। जीरो, इंड्यूस लेकिन चार्जेस के। लेकिन जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें हम लोग को पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, है ना, किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और जब तक मूव नहीं करेंगे तब तक हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि करंट है ना, ये मूव करना चाहिए। तो हम्म। कंडक्टर अगर है हमारे पास, तो कंडक्टर के इनसाइड तो इलेक्ट्रॉन वैसे भी रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट करते रहता है, तो इसके पास तो वेलोसिटी है, तो करंट की नहीं होगा। समझ में आई बात क्या, इलेक्ट्रॉन के पास रैंडम वेलोसिटी होती है ना, वो तो वेलोसिटी से मूव करते ही रहता है, और वो ओके रैंडम से मूव कर रहा है। तो मैं अगर एक वायर ले लूं और वायर से एक बल्ब को कनेक्ट कर दूं, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा। सर, नहीं मतलब रैंडम है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए तो तभी क्या तो रीजन हो करंट जाता है, जाएगा। क्या रीजन हो जाता है, पोटेंशियल। नेट डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाता है। ये इस तरीके से गया, ऐसे 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 गया, और फाइनली इसी जगह पे पहुंच गया। इनिशियली इसी जगह पे अच्छा, था, फाइनली इसी जगह पे पहुंच गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, जीरो। मतलब इलेक्ट्रॉन कैंसिल का, आउट कर रहे थे एक एक हाँ, को। इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसका कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ, तो इसीलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे करा सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके, बराबर, एक ही यस सर। फोर्स लगा सकता है। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में लगा दिया, और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। लेकिन फिर से मैंने बातें बताई थी कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना भी लगा लो, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होता है। तो यहाँ पे हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा, तुम कुछ भी करा लो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है। फिर इलेक्ट्रोस्टैट में ये बातें तो हमने पढ़ी थी ना। सर, पढ़ी थी, लेकिन आपने बताया था कि वो अलाइन हो जाते हैं ना दो सरफेस पे, तब इंड्यूस की वजह से वो जीरो होते हैं ना, मे तो बी। तो यहाँ पे भी कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक हाँ। फील्ड ऑलवेज जीरो। हाँ यस। तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन लगाया, फोर्स कौन लगाया। तब तो तुम कुछ भी कर लो, बल्ब तो जलना ही नहीं हम्म। चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। यस सर। लेकिन ऐसा सच है नहीं, तो मिस्टेक हमसे ही हो रही, कुछ ना कुछ गलत हम लोग सोच रहे हैं। तो वहां पे जब हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज जीरो, उसमें एक कंडीशन ये गिवन था कि वो आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड, हाँ लिखा है। आइसोलेटेड सिस्टम,
ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा मतलब कंडीशन है जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। जब हम लोग किसी भी वायर से कनेक्ट करते हैं बैटरी को, तो बैटरी क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्ज को मेंटेन कराता है। तो वो क्या करता है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हो रहा था, क्योंकि इस जगह पे पॉजिटिव चार्जेस आ जा रहे थे और इस तरफ नेगेटिव चार्जेस आ जा रहे थे। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इंटरनल भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुका है। ये चार्ज यस तो सर, इंड्यूस हुआ तभी तो हुआ। लेकिन अगर तुम यस सर। चार्ज को यहाँ पे कलेक्ट ही ना होने दो, मैं एक वायर से इसको कनेक्ट कर दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो कर जाएंगे। अच्छा, जो जमा हो रहे हैं वो निकल जाएंगे, हाँ, फ्लो होने लगेंगे। तो जमा ही नहीं अच्छा। हो पाएगा। तो अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, चाहे तुम्हारा कंडक्टर भी हो तो भी, क्योंकि तुमने इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए मीडियम दे दिया, इसीलिए बोला गया आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। तो ये में बैटरी काम क्या कर रहा है सर? फील्ड, अच्छा फील्ड क्रिएट कर रहा है, क्या कर रहा है बैटरी? हाँ, फील्ड क्रिएट करता है ना। बैटरी, ओके। हम्म, पोटेंशियल देता है। हाँ। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है सर। अब ये चीज हम लोग को पता चल गया। तो इसमें देखो डेरिवेशन वगैरह भी है, डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है डेरिवेशन कराने का, कि कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह आता है, आई इज इक्वल टू एन ए वी डी, आता है ना ये चीज। सर फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है। बस करते ये हैं। उतनी जरूरत है, इसके आगे कभी कुछ काम नहीं आने वाला है कि वो आया कैसे। ठीक है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करते हैं, और इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं आई इज इक्वल टू एन ई ए पी डी। ये फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ओके। और भी रहते हैं, बस एक ही रहता है? हाँ। नहीं, एक ही फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर एक सेकंड। तो इसमें मैं हर एक चीज को डिफाइन कर लेता हूँ। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, ये तुम्हें आता ही होगा। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ए क्या है, एरिया, ये वाला एरिया जो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसका परपेंडिकुलर एरिया। ओके। एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट परपेंडिकुलर। वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो काफी ज्यादा छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मीटर पर सेकंड में चल रहा है, एमएम पर सेकंड में चलता है, बहुत ही छोटा। गर्दी होती है इधर इसकी। हाँ, बहुत ही छोटा होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं। लेट से कि हमारे पास एक बल्ब है और इसको मैंने एक वायर से कनेक्ट किया किसी भी बैटरी के साथ, तो इलेक्ट्रॉन को इस जगह से होकर के इस जगह तक आने में तो टाइम लगेगा ना, तो बल्ब को यस जलने सर। में भी थोड़ा टाइम लगना चाहिए। सर आपने बताया हम्म। था ना कि वो शिफ्ट होते जाता है। सर हाँ, तो हर इलेक्ट्रॉन जो, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता हर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। ऐसा मत समझना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के पहुंचेगा तभी ये बल्ब जलेगा, ऐसा नहीं। इसके ओके, कंडक्टर पास के वाला जो, अलावा बहुत सारे हैं। पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करा, तो इसके कारण से बल्ब जल जाएगा। सो दिस इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इसमें टाइम नहीं लगता है। अदरवाइज सोचो बिजली के घर से करंट उसने ऑन करा, तो हमारे घर तक बिजली पहुंचने में कम से कम 1 साल लग जाएगा फिर। हम्म। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता सर नहीं, एक, तो इंस्टेंटेनियस थोड़ा सा एक प्रोसेस सेकंड, होता है। स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, ले लो तुम। हाँ सर। ठीक है। अब देखो इसमें ओम्स लॉ भी आता है। ओम्स लॉ जो था उसने क्या बोला, बताया था। ओम्स ने सर डेरिवेशन बताओ ना, इसका समझता ही नहीं कुछ। ओम्स लॉ है, लॉ का मतलब ये हो गया कि उसने डेरिवेशन करके दिखाया नहीं, उसने बस एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे और उसने प्रोपोर्शनलिटी बताया। तो उधर से बताया सर कि होता v है इज शायद। इक्वल्स टू आई आर। डेरिवेशन उसने नहीं किया था, डेरिवेशन बाद में आया था, किसी और ने किया था। ओके। ठीक है, v इज इक्वल्स टू आई आर, जिसमें हम लोग v क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस। डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस। जरूरी है। हम्म। I क्या है हमारा, करंट। करंट एंड R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और R इज कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है हमारा,
कांस्टेंट है। तो इधर से इस आर रेजिस्टेंस को बोला जाता है ओमिक रेजिस्टेंस, अगर ये आर हमारा कांस्टेंट होता है तो। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने या घटाने या करंट बढ़ाने या घटाने के कारण से रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी हम लोग सिर्फ ओमिक रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में भी वही है, बराबर। तो इसका डेरिवेशन वगैरह जो है वो भी होता है, मैं बस दिखा देता हूँ कि क्या करना पड़ता है उसके लिए। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडम मोशन करता है, तो इसमें दो तीन चीज़ें डिफाइन की जाती है। एक तो होता है मीन फ्री पाथ और दूसरा होता है रिलैक्सेशन टाइम। फ्री पाथ ठीक है। एंड रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, और क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप हो चुका है तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन तो करेगा, लेकिन रैंडम मोशन करते हुए एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी कर लेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा हाँ भी। ओके। डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक रैंडम मोशन करते हुए आने में कितना टाइम लगा और इसने कितना डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसका एवरेज बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो जो भी डिस्टेंस है डी ओके, एवरेज, नेट डिस्प्लेसमेंट, है हाँ, ना। आगे के और डायरेक्शन। यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन चेंज हुआ, ये पहले इस लोकेशन पे था अब इस लोकेशन पे आया, तो फर्स्ट लोकेशन पे कोलिजन किया और डायरेक्शन को चेंज कर लिया, फिर सेकंड लोकेशन पे कोलिजन किया और डायरेक्शन को चेंज कर लिया। तो किसी भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है। और कितना डिस्टेंस किया कोलिजन में? ओके। हाँ, कोलिजन करने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हम लोग फ्री पाथ बोलते हैं। और रिलैक्सेशन वो तो टाइम, फिक्स नहीं रहेगा ना। हाँ फिक्स नहीं होता है। और रिलैक्सेशन टाइम, उन दोनों के कोलिजन होने के बीच का टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टाउ। हाँ। समझ में आया। यस। हाँ सर, हाँ ये समझ बेसिक गए। सा चीज है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये क्या हो जाएगा, अब मीन फ्री पाथ भी होता है। मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, सबका मीन। अगर मैं मीन फ्री पाथ ओके, बोलूंगा, एवरेज, ऑन एन हाँ, एवरेज। तो इसे हम लोग लैम्डा मीन से डिनोट करेंगे और वो सबका एवरेज हो जाएगा। लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री प्लस लैम्डा अप टू सो ऑन एंड कोलिजन वाई डिवाइड बाय एन। तो ये मीन निकल गया। क्लियर है। यस सर। यस तो सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग लैम्डा मीन अपॉन टाउ लिख सकते हैं। और अच्छा, नेट डिस्प्लेसमेंट, हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो ये ऑन एन एक एवरेज निकल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालते हैं। फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई विच इज ई, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये फोर्स हो जाएगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा ई डिवाइड बाय एम। देखो इसका डेरिवेशन का दो अलग अलग मेथड है, एक एचसीवी का मेथड है और एक जो बहुत जगह पे फॉलो होता है जनरल मेथड, जिसमें कि हम लोग सिर्फ यही अज्यूम करते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन करा रहा है, कोलिजन्स वगैरह को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऑन एन एवरेज अज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसका क्या होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें। एस इज इक्वल टू यू टी अच्छा, प्लस बाप रे। हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला लगा लिया। और ये एस क्या हो जाएगा, लैम्डा, और ये हो जाएगा हाफ इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ज्यूम कर लिया, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ए का वैल्यू दिस मच डेरिवेशन इनटू, के लिए काइनेटिक्स लगा दिया। हाँ बिल्कुल, ये सिंपल सा काम कर लिया। और यहाँ से एक टाउ को इस तरफ लेकर के आया, लेमडा बाई टाउ, ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये हाफ ऑफ ई ई डिवाइडेड बाय एम, और ये टाउ आ जाएगा। और साथ ही साथ इसको अगर मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दिया तो अब करंट से रिप्लेस करना है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, आई डिवाइड बाय एन ई ए, एंड बराबर। तो ये हो जाएगा आई यस डिवाइड बाय एन ई ए इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय टू एम इंटू टाउ। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई अपॉन एन ई ए इज इक्वल टू ई टाउ टू एम। और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे ले सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू एल, आया ना।
हाँ लिख सकते हैं इसे, है ना। ये अगर लेंथ बी एल इक्वल टू है ई डॉट डी आर। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस माइनस, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ई को लिख सकता हूं मैं वी बाय एल, बैटरी लगाया तुमने, और ओके, हर एक चीज को अब इस तरफ कर लो क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मेट में चाहिए मुझे। तो ये हो जाएगा 2m एल डिवाइडेड बाय, देख लो आया कि नहीं, एक दो तीन चीज इस तरफ किया, और आ जाएगा n ई स्क्वायर टाउ इंटू ए और आई, इस पूरे टर्म को r बोल दिया गया। v इज इक्वल टू आई इंटू आर, और अच्छा r उसको का कुछ वैल्यू क्या, कंडक्टिविटी बोलते हैं तो। हाँ r को क्या बोलेंगे हम लोग, 2m डिवाइडेड बाय n ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए, ये है हमारा रेजिस्टेंस, इसे बोला जाता है रेजिस्टेंस। और ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है किसी भी मटेरियल के लिए, तो इसे बोला जाता है रो, हम्म, रो एल बाय ए। तो इधर से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया, आर इज ओ इक्वल टू रो एल बाय ए, और रो को क्या बोलते हैं हम लोग, रजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी रो बोलते हैं। और रजिस्टिविटी का हम्म, फॉर्मूला इधर से हम लोग बोल सकते हैं 2m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ा तो तुम उस हिसाब से बता सकते हो कि रजिस्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो इंडिविजुअल क्वेश्चन में बताया पूछा जा सकता है कि बताओ अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा तो रजिस्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, तो तुम इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर बता सकते हो। सिंपल है। या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कम कोलिजन कर रहा है तो कम रेजिस्टेंस हाँ, अगर रहेगा। पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन का मास मैंने बढ़ा दिया तो बताओ आप कोलिजन का टाइम, मतलब वो जो रेजिस्टेंस होगा बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ा दिया तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली हाँ प्रोपोर्शनल टू मास। तो ये बेसिक सा चीज़ है, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें भी और चीज़ें हैं, मैं उसको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आर को डिफाइन कर लिया, तो आर मैं बोल सकता हूँ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा। बढ़ जाए, रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, कम हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है ना तो बढ़ रहा है ना तो कम कम होगा, होगा रेजिस्टेंस। इनवर्सली है ना। क्या बोलते हो। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी एन से, एन को तुमने क्या कर दिया, बढ़ाया, तो रेजिस्टेंस कम। तो कम रजिस्टर होगा। कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हाँ मतलब वही बढ़ेगा, सर उल्टा बढ़ेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन। रिलेशन तो हाँ, ऐसा नहीं है ना। रिलेशन बढ़ेगा तो ऐसा दे कैसे? रहा है। इसमें हाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तुमने बढ़ाए, तो पहले दूर दूर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अब जब पास पास में आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमने डेंसिटी बढ़ा दिया, तो कोलिजन करने का जो टाइम था टाउ, वो तो घट गया ना। ओके। अच्छा हाँ, वो हम्म, पाथ छोटा हो जाएगा फिर मतलब। तो वो इसका भी कम हो मल्टीप्लिकेशन जाएगा। देखना पड़ेगा। तो ओके, इफेक्टिवली हाँ जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। बाकी सिंपल सा चीज़ है, लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, ये सब हम लोग देख सकते हैं। ये अगर लेंथ को तुमने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और एरिया को तुमने अगर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ये बेसिक सा चीज़ है। ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर मैं सेमी कंडक्टर में देखूँ, सेमी कंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में एन को बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम है। ठीक है। ओके, टेम्परेचर के बारे में ओके। बात कर लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रेजिस्टेंस जाएगी। बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा फ्री हो जाएंगे। तो वही बात हो गई कि एन के वैल्यू को हम्म, तुमने बढ़ा दिया। हम्म, लेकिन अगर रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर में बढ़ाते हैं, सॉरी, टेम्परेचर को अगर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर में बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं और हाँ आप फ्री कर रहे हो तुम उसको, बराबर, क्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्री हो रहे हैं ना। वही।
ठीक तो है। अच्छे से कंडक्ट करेंगे तो ना। मैंने अभी और बताया कि रेजिस्टेंस एक होता है RESISTANCE, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग ओम से लिखते हैं, इसका यूनिट ओम है। यस सर। रेजिस्टेंस है R। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है। और यस सर। एक होता है कंडक्टेंस और एक कंडक्टिविटी। यस सर, उल्टा होता है रेसिप्रोकल। कंडक्टिविटी, conductivity is basically inversely proportional to resistivity, रेजिस्टेंट। और कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मो, MHO। महो। जो मोमा है। जो भी ओम मीटर लिखा है उसका उल्टा, तो इसको उल्टा कर यस, देते हैं हम लोग, इस तरीके से उल्टा हो जाता है। या साइमेंस भी बोलते हैं सर, वो केमिस्ट्री में बोलते हैं। हाँ, ओम मीटर, महो, MHO, और मीटर इनवर्स। सेम वे में यहाँ पे कंडक्टिविटी है तो कंडक्टेंस भी आता है। जी से लिखते हैं ना। डिपेंड करता है किससे रिप्रेजेंट किया गया है, किस किस जगह पे अलग अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका भी उल्टा हो जाएगा यूनिट, ओम उल्टा लिख दो, या फिर ओम इनवर्स लिख दो, या फिर महो लिख दो। मो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। और कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली ना, जितना अच्छा हाँ, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। तो ये बेसिक सा चीज था जो मुझे बताना था, बता दिया। ओके। V इज इक्वल टू आई आर हमें पता है, इसको मैं थोड़े अलग फॉर्म में भी लेकर के आऊंगा। V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। इसके वैल्यूज को पुट कर लो, V इज इक्वल टू आई इंटू रो एल बाई ए, और ओके। V डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू आई रो ए बाई ए। V बाई एल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और I बाई ए क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी। तो एक फॉर्मूला निकल करके आता है, E इज इक्वल टू जे जे, रो, किसी किसी जगह हम पे लोग को क्या है, यूज जे किया इक्वल गया। टू सिग्मा ई, हम लोग ऐसे याद करवाया था। हाँ, हमको भी सही जे फॉर्मूला भी इक्वल टू दिया सिग्मा ई, था। J इज इक्वल टू सिग्मा ए, सिग्मा ई, ई। सिग्मा ई। ठीक है, वो कंडक्टिविटी था। हाँ ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यस सर। एक क्यूब दिया गया है, पहले सिंपल क्वेश्चन जो तुम लोगों ने बहुत बार किए होंगे। ये साइड लेंथ ए है, ये बी है, और ये सी है, और वायर को कनेक्ट किया गया है इधर और इधर, और इससे करंट आई फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो है। चलो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, ट्राई करते क्या बात हैं, कर बेइज्जती रहे हो हो, जाएगी। सॉल्व करते हैं। आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई। सर रुको ना, ट्राई तो कर लेते हैं। तुम्हें बस एल और ए को डिफाइन करना है। एल क्या होता है, एल जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन के लेंथ को हम लोग एल लेंथ मानते हैं, ए हो जाएगा वो। और उसके परपेंडिकुलर वाले को एरिया हम लोग एज्यूम करते हैं, करंट के परपेंडिकुलर। बी स्क्वायर। ओके। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लो, रो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा ए, और ए, ए एरिया कितना हो जाएगा बी सी। बी स्क्वायर। बी स्क्वायर किधर हो अच्छा, गया, बी सी हुआ ना। मेरे को लगा क्यूब है। ठीक है सर, ओके। चलेगा। हाँ। मान लो तुमसे बोला जाए कि करंट जो है अब इधर से फ्लो नहीं कर रहा है, वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ये बॉक्स है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है, बताओ क्या रेजिस्टेंस कितना टॉप होगा। व्यू है क्या ये? नहीं नहीं, तो टॉप तो तो ये है ए, और ये दे रखा है तुम्हें सी।
तो ऐसे होगा ना बी। हो जाएगा रो सी इंटू ए बी अपॉन ए बी, रो सी इन, हाँ, अपॉन ए रो बी। सी अपॉन ए बी। ठीक है, बहुत ही बेसिक यस। क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर हाँ, आराम से सर, एक सेकंड लिखना था। क्या लिखोगे इसको? सर नोट सही है सर, एग्जाम देना। 11th में भी नोट्स बनाया, 12th में भी नोट बनाया, अभी भी नोट्स ही बनाओगे? 2 डब्बे ऐसे पेन के वेस्ट हो गए थे, नोट्स नोट्स नोट्स। टाइम वेस्ट हुआ वो देखो, डब्बा तो क्या है वो तो वो भी है। रिसाइक्लेबल है। देखो, अब क्वेश्चन ऐसा दिया है कि एक सिलेंडर है हमारे पास और इसकी रजिस्टिविटी जो है वो वेरी कर रहा है इस तरफ से एक्स डिस्टेंस पे जाने पर। और रजिस्टिविटी किस तरीके से वेरी कर रहा है? रो नॉट एक्स इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो बोला गया कि इसका रेजिस्टेंस निकाल के बताओ कितना होगा। ये तो सर इंटीग्रेट करना है सर, एक इसका सेकंड रेडियस रुको। आर, हाँ तो करके बताओ ना जल्दी। और ये लेंथ एल है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर। 2 मिनट देना सर। बिल्कुल। चलो, मैं भी यही बोलने वाला था, डायमेंशन तो देख लो। अच्छा, हम डायमेंशन तो इनकरेक्ट हो गए। डायमेंशनली कम से कम फॉर्मूला तुम जो निकाला वो करेक्ट होना चाहिए, है ना? अच्छा देखो, यहाँ पे यस। तुम डायमेंशन गलत भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रोनोट दिया है, रोनोट का डायमेंशन थोड़ा अलग होता है, अलग सर होगा। कांस्टेंट है ना रो नॉट तो। रोनोट इज कांस्टेंट बट उसका डायमेंशन मीटर्स इनवर्स में आ जाएगा। जो सर ये भी तो चीज, नंबर है, मैं रो नॉट को नंबर मानेंगे अरे सर। तुम क्वेश्चन करो तो फाल, तुमसे ठीक डिस्कस है, करना ठीक ही है। बेकार हो जाता है फिर। इधर हाँ देखो, चलेगा ना सर, तुम समझ बात ही गया हूँ नहीं सर। समझे। ये रो का जो कांस्टेंट। डायमेंशन होगा वो कितना होगा? रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी का क्या होता है यूनिट? अरे मतलब समझ गए, हाँ। डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस से तो फिर उसका कांस्टेंट का डायमेंशन पूरा चल जाएगा। पहले समझ यूनिट गए। बताओ क्या होता है रजिस्टिविटी का। ओम मीटर। रेजिस्टेंस पर यूनिट ओम मीटर। लेंथ ओम मीटर। रोनॉड का यूनिट कितना होगा? डिवाइड बाय लेंथ, रो हो जाएगा। सिर्फ ओम होगा, रो किधर से आ रहा है? तो सॉरी, वो गम स्लिप हो गया दिमाग में से। ठीक है। हाँ, यस वो सर। एक्स का रो कट जाएगा नीचे का। क्योंकि एक्स हमारा मीटर में है ना, तो एलएचएस का यूनिट और आरएचएस का यूनिट सेम होना चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं। एक्स डिस्टेंस पे जाकर के हमने क्या किया, डीएक्स में इसका एलिमेंट चूज करा, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा डीआर। और आर का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए। तो इधर से छोटा सा जो रेजिस्टेंस आ जाएगा डेट विल बी रो। रो का वैल्यू है रो नॉट इंटू एक्स, और एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? छोटा सा थिकनेस, क्योंकि यही रेजिस्टेंस हमें लेना है, डेट विल बी डीएक्स। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा ये वाला परपेंडिकुलर एरिया होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसका रेडियस आर दे रखा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। और इसको हम लोग इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा रेजिस्टेंस आर दे देगा। और जो जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। रो नॉट कांस्टेंट है, पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के एल तक जाएगा, रो नॉट डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। और एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर के एल तक, और इसका एल स्क्वायर बाय 2 आंसर आ जाएगा। रो नॉट एल स्क्वायर बाय 2 पाई आर स्क्वायर आंसर आया तुम लोग का। हाँ अभी यस समझ सर, गया सर, अभी लगा। आ गया। ठीक है, चलो अब आगे सर आराम चलते से हैं। एकदम एक फ्लो में सर आपने पूरा निकाल दिया क्वेश्चन। तो गायत्री मंत्र इसी तरह पढ़ते हैं ना। सर रुको रुको रुको। अब देखो, क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि ये फ्रस्टम है। एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 3। एससीबी का है क्या? हाँ सर। बढ़िया है। नहीं वो हीट में था एचसीवी में, इधर इतने लेकिन क्वेश्चन आता हो गए, नहीं था। मुझे तो याद भी नहीं रहता कि कौन से वाले से मैंने पूछा है। बस स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, जो कि कराना जरूरी है, आना चाहिए। आना ये चाहिए। हम लोग के सर ने कराया था, तो याद नहीं मुझे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका यस सर। बोल रखा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस एबी। एबी के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा? फाइंड रेजिस्टेंस इंटीग्रेशन आना चाहिए और क्या। क्रॉस एबी।
ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए बी के क्रॉस में रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। यस इसका सर। कंडक्टिविटी हाँ करके लेके आना, ठीक है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, इसको करके करके लेके लेके आना। आना। मजा बहुत उड़ेगा। टाइम वेस्ट करवाओगे तुम। ये ए से कनेक्टेड है और ये बी से कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह कुछ कुछ इसमें गिवन सर होगा। रुको ना, रुको। हाँ सर, लिखने दो। हाँ, इसको नोट कर लो। सर नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा कराओगे ही। तो क्या लिखा, फाइंड द इसका हाँ रेजिस्टेंस। इसका रजिस्टिविटी कांस्टेंट एज्यूम कर लेना, रो। फाइंड रेजिस्टेंस एरिया, क्या लिखा है सर कुछ। फाइंड रेजिस्टेंस across अक्रॉस AB. अक्रॉस, अच्छा। अक्रॉस ए बी। चलो आगे चलते हैं, नोट करा। Yes, हाँ sir. सर। अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, और ये सब हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे मैं जो अभी बताऊंगा। अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू किस किस तरीके से चेंज हो सकता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई, या तो तुम रो को चेंज कर लो, या तो तुम एल को चेंज कर लो, या तो फिर तुम ए को चेंज कर लो। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो पहले मैं एल या फिर ए को चेंज करके देखता हूँ उससे क्या होता है। लेंथ और एरिया, क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड है कैसे, मान लो कि मेरे पास एक मटेरियल था, वायर था, इसका लेंथ जो था वो एल नॉट था, और स्टार्टिंग में इसका एरिया था ए नॉट, और मैंने इसको क्या कर दिया, खींच दिया, और खींचने के कारण से इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। एज्यूम करें कि डेंसिटी इस मटेरियल का चेंज नहीं हो रहा है, तो लंबाई तुमने बढ़ा दिया, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो घट जाएगा ना। हाँ. वॉल्यूम तो सेम होना चाहिए क्योंकि डेंसिटी हाँ. कांस्टेंट हमने अज्यूम करा है। तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम। इनिशियल वॉल्यूम कंजर्व। हो जाएगा ए नॉट एल नॉट इज इक्वल टू ए फाइनल और एल फाइनल। तो इधर से तुम्हारे पास एक रिलेशन आ गया ये वाला, ए नॉट अपॉन ए एफ इज इक्वल टू एल एफ अपॉन एल नॉट। इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। अब इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, रो एल बाई, और फाइनल जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, रो एल फाइनल अपॉन ए फाइनल। तो मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और रेजिस्टिविटी अभी के लिए हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, R2 बाई R1, जो फिर है R फाइनल अपॉन R इनिशियल। कितना आ जाएगा ये, रो एल फाइनल अपॉन ए फाइनल, रो एल इनिशियल लिखना था मुझे, चलो कोई नहीं, ए इनिशियल कर लेता हूँ उसको, ये सारी चीज को इनिशियल कर लेता हूँ। कोई आया, नॉक नॉक। नॉक। रो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल इनटू ए इनिशियल अपॉन ए फाइनल, है ना। तो देखो ए इनिशियल अपॉन ए फाइनल का रेशियो हमें पता है, पुट कर सकते हैं। यस सर। कितना आ जाएगा, एल एल फाइनल इनिशियल। अपॉन एल इनिशियल का होल स्क्वायर, दिस विल बी आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल। तो मेरे पास ये फॉर्मूला निकल करके आया, ठीक है क्या। और वही अगर मैं एरिया में चेंजेस करने के कारण से देखता, तो आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल कितना आता, ए इनिशियल अपॉन ए फाइनल का होल स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी एरिया में चेंज ना करके रेडियस में चेंज किया जाता है। तो एरिया क्या है हमारा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
तो इधर से आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल कितना आ जाएगा, आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल इज इक्वल्स टू आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल की पावर 4। ठीक है क्या? यस सर। यस सर। ये जो रिलेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं दिया है। लेकिन अब सोचो तुमसे बोला जाए कि मैंने कुछ परसेंटेज चेंज किया, लेंथ में कुछ परसेंटेज चेंज किया, या फिर हमने एरिया में परसेंटेज चेंज किया, तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज होगा? तो परसेंटेज चेंज इन ओके। रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ऐसे तो लिखते हैं। सर इसमें स्मॉल चेंज हो जाएगा ना अगर बढ़ा देगा? मैंने अभी चेंजेस के बारे में स्मॉल बोला नहीं, स्मॉल अगर होगा तो फिर उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ठीक है, ओके। विच विल बी आर फाइनल माइनस ऑफ आर इनिशियल हम्म। डिवाइडेड बाय आर इनिशियल आर इंटू इनिशियल 100। 100। जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करने के बाद कितना आ जाएगा, आर फाइनल विच इज एल स्क्वायर, एल फाइनल स्क्वायर बाय एल इनिशियल का स्क्वायर इनटू आर इनिशियल माइनस ऑफ आर इनिशियल डिवाइडेड बाय आर इनिशियल इनटू 100। वैल्यूज पुट कर ओके। लिया मैंने ऊपर से बस। तो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, एल फाइनल का स्क्वायर माइनस एल इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल इनिशियल का स्क्वायर इनटू 100। लेंथ का टर्म में अब ये हो कुछ भी जाएगा पूछेगा कर ले। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो ये हम लोग फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमें लेंथ एक फाइनाइट वैल्यू गिवन होगा, उसमें चेंजेस आए। लेकिन अगर परसेंटेज चेंज इन लेंथ जो है वो काफी ज्यादा छोटा है, लेट से मैंने बोला कि परसेंटेज चेंज इन लेंथ is x%, which is very very small, x is small। अब x स्मॉल बोला गया तो कितना स्मॉल, 1% को स्मॉल बोल सकते हैं, हाँ 2% को बोल सकते हैं, 3%, 10% को स्मॉल बोल सकते हैं, नहीं, 2 3 नहीं। 4, हाँ ज्यादा से ज्यादा 4 तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर x% से चेंज हुआ है तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको तुम डिफरेंशिएट करके परसेंटेज चेंज निकालोगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, लेकिन स्क्वायर था तो 2 सामने आ जाएगा। सो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे हम लोग। एरर वाले हाँ मेथड से क्योंकि याद। हाँ एरर वाले मेथड से लगा दिया, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, आर इज ऊपर ए इक्वल्स टू एल से मल्टीपल एंड करके। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो इसका मतलब लेंथ अगर तुमने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन अगर एरिया के लिए बात करें कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ नेगेटिव ऑफ परसेंटेज चेंज इन एरिया। माइनस क्यों दिया मैंने, घट रहा है ना। घट रहा है क्योंकि एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटता है, इसीलिए माइनस दिया। हाँ। और रेडियस में क्या बोल सकते हैं हम लोग, परसेंटेज चेंज 4 टाइम हो जाएगा। बिल्कुल इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स माइनस के साथ परसेंटेज चेंज इन रेडियस, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। और ये फॉर्मूला तभी हम लोग यूज करेंगे जब काफी ज्यादा छोटा परसेंटेज चेंज होता है। सिर्फ लास्ट सेकंड एक सेकंड। हाँ बोलो। तो नहीं, नोट करने के लिए टाइम मांग रहा है। हाँ या फिर सर ये आर इक्वल टू रो एल बाई ए में ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा ना उससे। या फिर याद रखेंगे? तुमको जैसे अच्छा लगता है कर सकते हो, और डिपेंड करता है कि उस समय क्या तुम्हें याद रहता है। ओके।
अब जैसे देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मान लो कि तुम्हारे पास वायर था और इस वायर के लेंथ को तुमने बढ़ा दिया 0.5% से बढ़ाया है लेंथ को, तो इसका रेजिस्टेंस कितने परसेंट से बढ़ेगा? सर फॉर्मूला डायरेक्ट है, 2 टाइम द चेंज इन द परसेंटेज ऑफ लेंथ। 1%. रेजिस्टेंस कितने परसेंट से बढ़ेगा? 2 टाइम्स ऑफ वन। एक्स। 2 टाइम्स ऑफ एक्स, तो इसको तुमने अगर एक्स बोला है तो 2x हो जाएगा, दैट इज 1%। 1% से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। और अगर क्वेश्चन पूछता कि मैं इसके लेंथ को बढ़ा दिया हूँ 25% से, तो बताओ इसका फाइनल परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? सर डेल्टा आर बाई आर वाला मेथड करेंगे, अब वो उसमें फॉर्मूला ज्यादा गैप है ना। ज़्यादा गैप 25% है, तो एल इनिशियल कितना हो जाएगा? एल नॉट, और एल फाइनल कितना हो जाएगा? एल नॉट प्लस ऑफ एल बाई 4, 1.25 not. 5L/4। हाँ. इसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया ए नॉट, तो इसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? ए फाइनल विल बी इक्वल्स, क्योंकि ए इनिशियल एल इनिशियल इज इक्वल्स टू ए फाइनल, एल फाइनल होता है, ये सब वॉल्यूम कांस्टेंट है ये। एल इनिशियल है तुम्हारा एल नॉट, और ए फाइनल निकालना है, और एल फाइनल है 5L/4। ए फाइनल आ जाएगा हाँ. विच इज 4/5 4 है। by 5. अब निकाल सकते हैं क्या इनिशियल रेजिस्टेंस एंड फाइनल रेजिस्टेंस, ओके, और यस परसेंटेज निकाल चेंज लेंगे अभी। निकाल लो अब। क्लियर? Yes. चलो अब आगे चलते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। बहुत जगह पे एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया जाता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो रेजिस्टेंस किस तरीके से चेंज होता है। आर इज इक्वल्स टू आर नॉट, ये फाइनल रेजिस्टेंस है, 1 प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। अच्छा हाँ, याद आ गया, कुछ पहले ये पढ़ा था। है ना, ये फॉर्मूला सिंपल सा बता देते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला गलत है। क्यों गलत है? गलत है? हाँ, ये फॉर्मूला गलत है। रीजन ये है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला डिराइव होता है कुछ अप्रोक्सीमेशन के बाद, और वो कैसे डिराइव होता है उसको हम लोग करते हैं। देखो, एक सेकंड, ओके। सबसे पहले चीज तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट हुआ कि जो रजिस्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर को चेंज करेंगे वैसे वैसे रजिस्टिविटी भी चेंज होता है, और बताया गया कि रजिस्टिविटी का रेट ऑफ चेंज या टेम्परेचर के साथ वो रो पे डिपेंड करता है। तो इस जगह पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेकर के आते हैं जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है क्या? इसे हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और अब मुझे इसको इंटीग्रेट वगैरह करना होगा, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, डी रो अपॉन रो इंटीग्रेशन और अल्फा डी टी इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक जाएगा इंटीग्रेशन? 0 to t, t जीरो से इनिशियल टू, जीरो से टी होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं. t इनिशियल टू t इनिशियल से फाइनल। फाइनल कर लो, और इसको भी इनिशियल से फाइनल कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? एल एन रो, एलन। एल एन रो फाइनल अपॉन रो इनिशियल इज इक्वल्स टू अल्फा, और डी टी हो जाएगा डेल्टा टी, है ना, टी फाइनल माइनस ऑफ टी इनिशियल हाँ. हो जाएगा। तो इधर से रो फाइनल कितना निकल के आ रहा है? रो इनिशियल एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी से ही हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि डेल्टा टी का वैल्यू जो है वो काफी छोटा है, अल्फा डेल्टा टी इज कांस्टेंट एंड इज स्मॉल। अल्फा डेल्टा टी क्या है? स्मॉल, और ये क्या है? कांस्टेंट। टर्म तो कांस्टेंट है ना। तो अब इसका एक्सपेंशन कर देते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो यहाँ से रो फाइनल जो आ जाता है
वो कुछ ऐसा आ जाता है, हायर टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर लेंगे, ऐसा आ जाता है। अच्छा, ये है ऐसा होता है। हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ओके। अब क्योंकि ये हम्म, यस रेजिस्टिविटी का ये पैटर्न फॉलो होता है, तो रेजिस्टेंस का भी यही पैटर्न फॉलो होगा। प्रोपोर्शनल है इसकी। हम्म, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, अल्फा डेल्टा टी अगर छोटा है तो ही हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इफ अल्फा डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, और स्मॉल हम लोग 1 के रेस्पेक्ट में देखते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। सर एक सेकंड थोड़ा। हाँ, ले लो नोट तो। तो डेरिवेशन नोट करने की जरूरत है नहीं ना? नहीं, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। कंडीशन लिख लेते हैं। यस सर, लिख लिए। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि किसी रजिस्टिविटी को निकालना है, फाइनल रजिस्टिविटी कितना होगा अगर इनिशियल रजिस्टिविटी रो नॉट है किसी भी मटेरियल का, और जो अल्फा दे रखा है वो 10⁻⁻² डिग्री पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। और परसेंटेज चेंज, परसेंटेज बोल रहा हूँ, टेम्परेचर में जो चेंज किया गया, चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस किया गया, ठीक है। तो निकालो, ओके सर। फाइंड फाइनल रजिस्टिविटी। सर 2 रो। अब तुमने अगर फॉर्मूला लगाया होगा रो सर फाइनल रो इज नॉट इक्वल्स टू इनटू रो इनिशियल 1 प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अप्रोक्सीमेशन इसमें नहीं ले सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अल्फा करो। डेल्टा टी सर रो नॉट इनटू 1 आ ई। रहा है। ओके। 1 आ रहा है विच इज नॉट वेरी स्मॉल, तो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं अभी। कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर? रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल इनटू ई हाँ, रेज़ टू अल्फा डेल्टा टी। रो सर ये इनिशियल सिलेबस ई में है रेज़ ये टू वाला पावर, फॉर्मूला ये? हाँ है ना। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा तो इधर से आ गया तुम्हारे पास रो फाइनल इज इक्वल्स टू रो नॉट ई रेज़ टू पावर 1, ठीक है। तो अगर तुम हूँ। यस परसेंटेज सर। चेंज इधर से निकालो और परसेंटेज चेंज इस फॉर्मूले से निकालो, दोनों से परसेंटेज चेंज जो है वो तुम्हारा डिफरेंट आएगा। समझ में हाँ आ रहा ऐसा है क्यों? क्या? ऐसा क्यों? यस सर। क्योंकि अप्रोक्सीमेशन गलत ले लिया ना। अप्रोक्सीमेशन। मतलब लगभग लगभग ई की वैल्यू कुछ 2 पॉइंट समथिंग रहती है और 2 रो आ रहा है, मतलब थोड़ा सा कम कम आ रहा है उससे। यस। इधर से कितना आएगा? 173% आएगा, और इधर से कितना आएगा? जस्ट डबल हो गया ना रेजिस्टिविटी, तो 100% आया हम्म। परसेंटेज चेंज। ओके। देखो यूज डिफरेंस हाँ है। बहुत अंतर है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, और बैटरी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। बैटरी क्या होता है? चश्मिश। चश्मिश का कुछ नहीं मेरे तो को बोल बचपन रहा है में। क्या? नहीं नहीं नहीं। अरे बोलते थे ना बचपन में बैटरी चश्मिश को। अच्छा। तो बैटरी के अंदर केमिस्ट्री में तुम्हें अच्छे तरीके से ये सारी चीज पढ़ाए गए होंगे या फिर पढ़ाए जाएंगे कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड रॉड को डिप किया जाता है और जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह होता है उसी के कारण से इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है ना। तो अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोलाइट, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशंस में एक आयंस क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला। तो एक पॉजिटिव आयंस क्रिएट होता है, एक नेगेटिव आयंस क्रिएट होता है, और पोलरिटी पे डिपेंड करता है। जो भी प्लस वाला होगा
उसके तरफ नेगेटिव वाला आयंस जाकर के एक्यूमुलेट हो जाता है, पता है ना? तो पॉजिटिव वाले पे रिएक्शंस होंगे, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे रिएक्शंस होंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होता है, और साथ ही साथ वो पूरा का पूरा फ्लो मेंटेन करके रखता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम पड़ा, ये है हमारा बैटरी। जैसे कि निप्पो बैटरी हम लोग यूज करते हैं, तो उसके अंदर देखा होगा एक कार्बन रॉड होता है, और चारों ओर क्या होता है, मटेरियल फिल किया हुआ होता है, और फिर एक और प्लेट होता है, जिंक होता है, आई थिंक, याद नहीं है। तो इस ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल, और बीच में क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोड, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट, है ना? और इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है, और निप्पो बैटरी वगैरह देखा होगा तो 1.5 वोल्ट लिखा होता है, इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.5 वोल्ट का है। 1.5 इन दोनों लेयर के बीच में इलेक्ट्रोड और ये ऊपर वाला यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड है वो, बस शेप चेंज दोनों कर दिया। इलेक्ट्रोड। हाँ, दोनों इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड होना पड़ेगा ना, तब तो पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। मेरे को एक ही लग रहा था इसलिए। अच्छा, नहीं नहीं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या पढ़ा तुम एक लोगों ने से केमिस्ट्री में? अभी पढ़ाया नहीं सर ये वाला चैप्टर। ट्वेल्थ में पढ़ा लास्ट ईयर होगा, का याद है। हाँ कुछ सर। तो पढ़ाया होगा उधर। हाँ उधर पढ़ा था। हाँ, तो देखो अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक बीच में जब फ्लो करता है, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं, इसके मूव करेंगे इधर उधर, तो रेजिस्टेंस फेस करेंगे, कैसे, कोलिजन्स करके। तो उसे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी बोलते हैं। अच्छा, एक से क्या इस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी को कंप्लीटली जीरो किया जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि कभी ना कभी तो कोलिजन करेगा ही करेगा, कितना भी डिस्टेंस तुम कम कर लो, कोलिजन तो करेगा ही करेगा। तो इंटरनल डिस्टेंस को कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता। अब कुछ बैटरी के बारे में प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कि बैटरी करता क्या है। बैटरी का पहला काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड रहेगा, वेरी नहीं करता। दूसरा चीज, बैटरी इज नॉट ए सोर्स ऑफ, तो मतलब खत्म कैसे होता है फिर, मतलब वीक होता रहेगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। नॉट ए सोर्स ऑफ बैटरी इज नॉट ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स नहीं है, ये बस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है, एक तरफ से लेके गया वापस इधर लेके आया, फिर इसी इलेक्ट्रॉन को वापस से घुमा करके इधर लेके आया। तो इस तरीके से फ्लो को मेंटेन करता है बैटरी, ठीक है। तो एक होता है हमारा ईएमएफ। तो बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो अलग चीज है, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी एंड ईएमएफ ऑफ बैटरी बोथ आर डिफरेंट। दोनों अलग अलग चीज है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, और पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आता कब है, जब करंट फ्लो करने लग जाता है बैटरी के थ्रू, तब पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से बड़ा भी हो सकता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। बैटरी अगर ऐसा है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका होगा, आर दे दिया, तो इसका ईएमएफ ई है। तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ए बी के क्रॉस। तो अगर ये ए बी के क्रॉस क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा भी हो सकता है ई से, छोटा भी हो सकता है ई से। वो कैसे पता चलेगा, जैसे कि मान लो कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा हो जाएगा। और कैसे करके लिख सकते हैं,
अगर मैं इधर से चलूं तो VA हो जाएगा प्लस का उल्टा माइनस, ये EMF हो जाएगा, और ये प्लस एंड माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू VB। तो इधर से आ जाएगा VA माइनस ऑफ BB इज इक्वल टू E प्लस ऑफ I इंटू R। तो डेल्टा V क्या निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस ऑफ I है। तो क्या हो गया, EMF से ज्यादा। ज्यादा। लेकिन अगर वही करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, EMF ये B है और ये A है, तो B से चलता हूँ VB, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस, करंट के बेस तरफ जा रहा है, और ये प्लस माइनस, तो VB प्लस का उल्टा माइनस ऑफ I इंटू R, और फिर EMF ये है, वो हो जाएगा माइनस का उल्टा प्लस E इज इक्वल टू BA। ये हम लोग कैसे कर रहे हैं इसको हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। वही समझ नहीं आ रहा अभी फिलहाल। हाँ अभी वही। अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं, बस समझ लो मैं जो बता रहा हूँ वो सत्य है। और डेल्टा V इज इक्वल टू E माइनस ऑफ I इंटू R हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो सर ये जाएगा, इक्वेशन डेल्टा भी V कैसे लिखा आप? इक्वेशन में बाद में बताऊंगा, बस समझ लो कि हाँ इक्वेशन से मैंने ये चीज डिराइव कर लिया है, अभी के लिए समझ लो, इतना मान लो। और मतलब करंट तो एक तरफ ही फ्लो करेगा ना सर, नहीं, अपने अलग करंट अलग? दो तरफ भी फ्लो कर सकता है, डिपेंड करता है कि बैटरी का चार्जिंग हो रहा है या डिस्चार्जिंग। इस तरफ इसमें क्या हो रहा है, चार्जिंग, चार्ज हो रहा था और उसके इसमें अंदर क्या हो जा रहा है, रहा था। डिस्चार्जिंग। सर एक सेकंड, ये सही कॉन्सेप्ट है, फोटो ही अच्छा ले लेते हैं। अभी तक पढ़ा नहीं क्या कंसेप्ट हमने। सर नहीं मालूम था लिटरली मेरे को ये चीज अच्छा, फिलहाल। ईएमएफ सर बैटरी का किस फोटो तरीके से चाहिए। डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुन लो। ईएमएफ ऑफ ए बैटरी जो हम लोग बोल रहे हैं, डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द बैटरी। किसको वर्क कराना है, इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर या हायर पोटेंशियल जो भी है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, हायर से लोअर या लोअर से हायर। हायर से लोअर जाएगा ना इलेक्ट्रॉन? सर वो करंट इलेक्ट्रॉन का होता है तो उल्टा जाएगा। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। यस बराबर। सर। तो हाँ इसको मूव कराने में बैटरी के कारण से जो वर्क हुआ है वही हमारा ईएमएफ होता है, ठीक है। बैटरी के कारण वर्क, से वर्क हुआ है। हाँ, वर्क डन बाय द बैटरी फॉर द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ओके, वर्क एक्सटर्नल करना पड़ेगा। अच्छा, ये वर्क डन बाय बैटरी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। वर्क डन बाय बैटरी। और मेरी बात समझे, इलेक्ट्रॉन को मैंने इस तरफ से दिखाया है, लेकिन बैटरी के इनसाइड भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। मैं उसके इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, आयंस, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, ये इस तरफ से इस तरफ या ऐसे फिर इस तरफ से इस तरफ मूव करेंगे। तो अंदर का जो वर्क हुआ है उस वर्क की बात हो रही है, नॉट बाहर का वर्क। अच्छा अंदर, हाँ, मेरे को लगा अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर का बात कर वर्क डन बाय बैटरी, समझ में आ गया, वर्क डन बाय बैटरी रहा हूँ। एक टर्मिनल से फॉर दूसरे द, टर्मिनल। हाँ, फॉर तो छोटा द सा है फिर डिस्प्लेसमेंट। ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब यूनिट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, अभी मैं यूनिट चार्ज खोल दिया हूँ तो कैसे दिखाएंगे हम लोग ईएमएफ को, Q इंटू वी, एनर्जी Q इंटू क्यू वी, इंटू वी, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज। जो कि ईएमएफ आ जाएगा 1 इंटू ई, जो कि वर्क। मतलब अंदर बैटरी के अंदर जो फोटे आप, ये कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल हाँ, डिफरेंस कैथोड और रहता है एनोड के बीच की बात हो रही है। उसको ईएमएफ बोलते हैं सर। और जो बाहर जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो वो जाता है तो उसको फिर वोल्टेज बोलते हैं। वो तो रेजिस्टेंस वगैरह आ गया ना, उसमें तो तो अलग। वोल्टेज बोलेंगे हाँ सर, हाँ आपने वो रेजिस्टेंस को इंक्लूड किया था हाँ, ना। ओके, सही है सर, पता चल गया आज। ठीक है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मैंने बता दिया। अब ये प्लस माइनस किस तरीके से हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग किरचॉफ लॉ। नेक्स्ट क्लास से देखेंगे।
अभी तो पूरा टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में प्लस माइनस के साइन को हम लोग देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगर ये नहीं आता है तो पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी बेकार है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग लूप लॉ, केवीएल, केसीएल जो होते हैं वो सारी चीज भी देखेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो सभी चीजों को भी देखेंगे, पावर वगैरह भी है। और एक्स्ट्रा ठीक, लेक्चर लेना तो ले लेना ओके। कभी भी हाँ देखते हैं, अगर लेना है एक्स्ट्रा हो तो एक्स्ट्रा भी हम लोग ले सकते हैं।